नमस्कार दोस्तों। जंक फूड या फास्ट फूड, जितना ही यह नाम कॉमन है उतना ही कॉमनली हम इसे बाजार में बिकते हुए देख सकते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जितना यह अट्रैक्टिव दिखने में और खाने में जितना यह टेस्टी होता है, उतना ही यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शराब, सिगरेट, तंबाकू भी होता है, लेकिन उनके पैकेजिंग पे लिखा भी होता है इंजूरियस टू हेल्थ या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यह कानूनन अनिवार्य है। लेकिन जंक फूड या फास्ट फूड के पैकेजेस पे यह क्यों नहीं लिखा होता है, जबकि मेडिकली यह प्रूव्ड है कि यह खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आइए आज हम इसे समझते हैं कि जंक फूड या फास्ट फूड हालांकि खाने में हानिकारक है, लेकिन इसके किसी भी पैकेजिंग पे ऐसा क्यों नहीं लिखा होता है। क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है या नहीं, और है तो न लिखे जाने का पनिशमेंट क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और आगे सरकार इसके ऊपर विचार करके क्या करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम से। यह अधिनियम 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस अधिनियम के तहत खाद्य से संबंधित सभी विधियों को समेकित किया गया है। खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तैयार किए जाना है। उनके विनिर्माण, भंडारण यानी कि प्रिपरेशन और स्टोरेज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय, सेलिंग और आयात यानी इनपुट को विनियमित किया जाना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की जानी है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के रूल्स, लॉज के कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं, वह देखने का कार्य करेगा। और अंत में मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता कराना इस अधिनियम के द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय है। यूं तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में 101 सेक्शन है, यानी कि 101 सेक्शन हैं, और दो शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 एंड 2 या शेड्यूल ए एंड बी भी कह सकते हैं। परंतु ये सारे सेक्शंस की व्याख्या करना एक छोटे से वीडियो में मुमकिन नहीं है। हम कुछ प्रमुख सेक्शंस की चर्चा कर सकते हैं। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस है, यानी कि परिभाषाएं हैं। पूरे एक्ट में जो जो शब्दों का यूज किया गया है उनकी डेफिनेशंस दिए गए हैं। पर खास जानने की बात यह है कि इस अधिनियम में यूपीएफ यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और एचएफएसएस यानी कि हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट फूड्स की डेफिनेशंस नहीं है। यह बहुत ही खास बात है। जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, वो यूपीएफ और एचएफएसएस के कैटेगरी में आते हैं, जैसे पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, ये सारी चीजें। इन सभी खाद्य पदार्थों का उल्लेख, उनका डेफिनेशन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के संबंध में है। सेक्शन 16 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फूड अथॉरिटी यानी कि खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कृत्य के बारे में चर्चा की गई है। सेक्शन 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, यानी कि जो फूड बिजनेस करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका उल्लेख किया गया है विस्तार पूर्वक। सेक्शन 27 में लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स की है, यानी कि विनिर्माताओं द्वारा, पक्षकारों द्वारा, थोक विक्रेताओं द्वारा, इन सभी विक्रेताओं के द्वारा जो दायित्व इनकी है उसके बारे में चर्चा की गई है। और सेक्शन 40 में परचेजर मे हैव फूड एनालाइज्ड, यानी कि जो सामान खरीदता है, जो क्रेता है, उसके द्वारा खाद्य को विश्लेषण यानी कि उसके एनालिसिस कराया जाना मुमकिन है। यह इस सेक्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब हम समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का यदि कोई फूड ऑपरेटर उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर किस तरह के पेनल्टीज लगाए जाते हैं। यह इस अधिनियम के सेक्शन 48 से सेक्शन 67 के बीच उल्लेखित है। यहाँ भी हम कुछ प्रमुख सेक्शंस को ही लेंगे।
तो सेक्शन 49 में एक जनरल प्रोविजन दिया हुआ है कि पनिशमेंट या पेनल्टी किस तरह से होगा और उसकी मात्रा कैसी होगी। इसमें सब क्लॉज ए बी से लेके ई तक है। इसमें जो उल्लेखित है वो यह है कि सबसे पहले जो पनिशमेंट दिया जाना है, जो शास्ति दी जानी है, उसके पहले यह देख लेना है कि उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जो हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम है वो कितनी है। यानी कि जो अनफेयर एडवांटेज लेता है इस प्रावधान या इस अधिनियम के किसी एक प्रावधान के उल्लंघन का, उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए की उसे लाभ होती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, उस उल्लंघन के कारण या फलस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को जो हानि होती है उसकी मात्रा कैसी है, या जो हानि होने की संभावना है उसकी मात्रा कितनी हो सकती है। नंबर सी में है, क्या उल्लंघन बार बार किया गया है या पहली बार की गई है। और नंबर 4 में है कि जो प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, क्या यह जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ है। अन्य कोई एक फैक्टर को हम ले सकते हैं। तो सेक्शन 49 यह तय करता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का यदि उल्लंघन होता है, उसमें जो पेनल्टी इम्पोज की जानी है उसकी मात्रा किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगी और पेनल्टी उसी आधार पे इम्पोज की जाएगी। सेक्शन 50 में यह उल्लेख है कि जो मांगी गई क्वालिटी का खाद्य पदार्थ यदि नहीं पाया जाता है, उसके लिए जो पेनल्टी इम्पोज की जाती है वो 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। सेक्शन 51 में यदि फूड का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो होना चाहिए, उसमें भी 5 लाख तक की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। सेक्शन 52 पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। मिस ब्रांडेड यानी कि मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थों के लिए दी जाने वाली शास्ति। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है मानव उपयोग के लिए विक्रय करता है, विनिर्माण करता है या भंडारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपए तक की शास्ति दी जानी है। क्लॉज 2 में यह भी उल्लेख है कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वह ऐसे फूड्स जिसपे मिसब्रांडिंग की गई हो उनके भंडारण को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सेक्शन 53 पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। यह भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति दी जाने का उल्लेख है। इसमें यही वो केस है जो हाल ही में आपने चुना होगा, पतंजलि के प्रोडक्शंस पे लगा हुआ है। तो इस केस में जो सब क्लॉज 1 में है सेक्शन 53 के, यदि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन करता है या उस प्रकाशन का कोई पक्षकार है जिसमें किसी खाद्य का मिथ्या वर्णन है या किसी खाद्य की प्रकृति या तत्व या क्वालिटी के बारे में भ्रम पैदा होने की संभावना है या मिथ्या गारंटी देता है, शास्ति का हकदार होगा जो 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। इसी तरह से सेक्शन 56 में है पेनल्टी फॉर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। यानी कि कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपयोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ का मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोसेसिंग करता है जो अनहाइजेनिक है यानी गंदगी से बनाया जा रहा होता है, तो ऐसे स्थिति में उसे 1 लाख रुपए तक की शास्ति देय होगी। सेक्शन 57 पेनल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्टरेंट। एडल्टरेंट का मतलब होता है अपद्रव्य जो किसी खाद्य पदार्थ में डाला जाता है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपद्रव्य या एडल्टरेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है या सेल करने के लिए स्टोर करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे व्यक्ति को यदि वो अपद्रव्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा तो 2 लाख रुपए तक की शास्ति दी जा सकती है।
और यदि वो अपद्रव्य पाया जाता है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसे 10 लाख रुपए तक की शास्ति दी जाने का प्रावधान है। सेक्शन 59 पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, असुरक्षित खाद्य के लिए दंड। इस सेक्शन के आधार पर यदि कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपयोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का जो असुरक्षित है विक्रय करता है, विनिर्माण करता है या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है तो वह सजा का पात्र होगा, चाहे उस अनसेफ फूड या असुरक्षित खाद्य का उपयोग या सेवन करने के बाद किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे, घोर क्षति पहुंचे अथवा नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उस खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, आयात करेगा, उसे सजा होनी है। सेक्शन 59 के सब क्लॉज 1 के तहत यदि फूड कंजम्पशन या फूड का उस खाद्य पदार्थ का सेवन करने के बाद या उपयोग करने के बाद किसी को क्षति नहीं पहुंचती है, फिर भी क्योंकि वह खाद्य पदार्थ असुरक्षित था, जो व्यक्ति उसका विनिर्माण किया हो या आयात कर रहा हो या वितरण कर रहा हो, उसे सजा होनी है, कम से कम 6 माह की कारावास और 1 लाख रुपए तक की फाइन। यदि खाद्य पदार्थ जो असुरक्षित था उसका सेवन या उपयोग करने के बाद किसी को क्षति पहुंचती है, भले ही वह घोर क्षति न हो, तो भी ऐसे खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, भंडारण, वितरण या विक्रय करने वाले व्यक्ति को 3 लाख रुपए तक की फाइन और 1 साल तक की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। यदि घोर क्षति पहुंचती है तो यही सजा 5 लाख रुपए तक की फाइन और 6 वर्ष की कारावास की हो जाएगी। और यदि उस अनसेफ फूड या असुरक्षित खाद्य पदार्थ का सेवन या उपयोग करने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उस खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण या आयात करने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 साल की कारावास और 10 लाख रुपए तक की फाइन दी जा सकती है सजा के तौर पे। सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, यदि कोई व्यक्ति जिसे एक बार इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण सजा हो चुकी है दोबारा वही कृत्य करता है, उसके पनिशमेंट को डबल किए जाने का प्रावधान है। यदि वह लगातार वही कृत्य करता है तो हर दिन के आधार पे 1 लाख रुपए तक की फाइन का प्रावधान है और उसके लाइसेंस को भी रद्द किए जाने की प्रावधान है। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर में उसके लाइसेंस तथा उस व्यक्ति के बारे में प्रकाशन किए जाने का भी प्रावधान दिया हुआ है। अब हम आते हैं यूपीएफ यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और एचएफएसएस यानी हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड्स पे, जिसका हमने पूर्व में चर्चा किया था। इस सेक्शन 3 में इसके संबंध में कोई डेफिनेशन नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है एफएसआई के साइंटिफिक कमिटी को। यह रिपोर्ट जो सबमिट की गई है वह ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया यानी बीपीएनआई और न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट इंडिया यानी कि एनएपीआई द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे हम आगे और चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट में यूपीएफ और एचएफएसएस जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण हो रहे स्वास्थ्य क्षति का उल्लेख करते हुए कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं साइंटिफिक कमेटी को, जो एफएसआई द्वारा अभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इन रिकमेंडेशंस में प्रमुखतः आपके सामने 4 पॉइंट है, जिनमें एक है नोवा क्लासिफिकेशन, फूड्स को क्लासिफाई कर दिया जाए, कौन से फूड कौन से क्लास में आते हैं। दूसरा है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिसमें जो सेलिब्रिटीज हैं, जाने माने लोग हैं, वो ऐसे फूड्स के विज्ञापन न कर पाए या न करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरा, यूपीएफ या एचएफएसएस मार्किंग की गई हो हर एक ऐसे फूड आइटम्स पे, यानी कि जो हाईली या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट कंटेंट वाले खाद्य पदार्थ हैं,
उस पर लेबलिंग की गई हो कि ये यूपीएफ या एचएफएसएस कैटेगरी का है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और चौथा, रिपोर्ट में यह भी कही गई है कि ऐसे फूड्स को के विक्रय को कम करने के लिए उसके कॉस्ट को बढ़ाया जा सके, इसी कारण से उसको हाईएस्ट जीएसटी के स्लैब में रखा जाए। आइए हम कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं। केलॉग्स ब्रेकफास्ट सीरियल, यह विज्ञापन बहुत ही कॉमन है, हम टीवी में देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यह पावर ऑफ 5 न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सब कुछ इसमें है। इसके अलावा इस केलॉग कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट में यह उल्लेख नहीं है कि यूपीएफ है, क्योंकि यह एक हाईली नहीं कहा जा सकता है बल्कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम है। इसका उल्लेख इसमें नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। हर्शीज किसेस मिल्क चॉकलेट, जो हम देख सकते हैं, ये टीवी पे बहुत ज़्यादा इसका प्रचार आता है, लेकिन इस पैकेट में यह उल्लेखित नहीं है कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है। लेकिन इसे जांच करने पे पाया जाता है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही हम देख सकते हैं जीरो शुगर शुगर कोक, लोग समझते हैं इसमें शुगर नहीं, इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एडेड स्वीटनेस होते हैं इसके मिठास के लिए, जो कि 951 और 950 कैटेगरी के हैं। वाइडली इसको मार्केट किया जाता है बाजार में और इसकी अच्छी विज्ञापन है, पर सच्चाई ये है कि इसमें एडेड स्वीटनेस है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। आइए अब हम समझते हैं जन विश्वास अधिनियम 2023 क्या है। दरअसल इस अधिनियम के तहत कई सारे अधिनियमों का अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया है, जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे सभी अधिनियम जिनमें प्रावधान था कारावास का, सजा का, उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है इस जन विश्वास अधिनियम के द्वारा। इन्हीं में एक है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, जिसका उल्लेख सीरियल नंबर 35 में है जन विश्वास अधिनियम के। इस अधिनियम में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दिए जाने वाले सजा, विशेषकर कारावास को कम या खत्म करने की बात की गई है, उसके बदले फाइन अधिक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य था ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार करने में आसान हो, जीना आसान हो। इसीलिए प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज की गई है इस अधिनियम के द्वारा। तो आप देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का सेक्शन 57, जो कि पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड था, असुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए सजा दी जाने वाली जो सेक्शन थी, सेक्शन 59, उसमें इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी, कम से कम 6 महीने की, और फाइन था 1 लाख का। उस 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट या कारावास को घटाकर 3 माह का कर दिया गया और फाइन को बढ़ाकर 1 लाख से 3 लाख कर दिया गया। उसी तरीके से सेक्शन 61, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी देने के लिए सजा, इसमें पनिशमेंट शब्द को ही हटाकर पेनल्टी शब्द सब्स्टिट्यूट किया गया है। जहां सजा 3 माह की थी और फाइन 2 लाख का था, उसको सजा को खत्म कर दी गई और फाइन को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है। सेक्शन 63 में पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस विदाउट लाइसेंस, किसी खाद्य पदार्थ का बिजनेस करना बिना एफएसआई के लाइसेंस का, यह भी एक अपराध है जो कि सेक्शन 63 के तहत आता है। वहां से पनिशमेंट या कारावास का शब्द हटा दिया गया है और पेनल्टी शब्द सब्स्टिट्यूट किया गया है। जहां कारावास 6 माह तक का था और फाइन 5 लाख तक की थी, उस कारावास शब्द को और कारावास को हटाकर फाइन को बढ़ाकर 10 लाख तक की कर दी गई। इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा जन विश्वास अधिनियम 2023 में उल्लिखित धाराओं के आधार पर है, तथा बीपीएनआई यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया और एनएपीआई यानी न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट इंडिया के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और एफएसआई के साइंटिफिक कमेटी को दी गई रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों तथा खाद्य पदार्थों का उल्लेख किया गया है। अंत में आप सभी से निवेदन है
स्वस्थ रहना है तो सेहतमंद रहना अनिवार्य है, अतः स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।